नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कर्नाटका विधानसभा की सभी 224 सीटों के लिए आज मतदान शांति के साथ पूरा हो गया। एक चरण में मतदान था, हो गया। शाम 5 बजे तक राज्य के करीब 5 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से करीब 70% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। यह फिगर और बढ़ेगा, ये भी प्रोविजनल आंकड़े हैं, आगे चल के और पता चलेगा कि कितने लोगों ने सही में मतदान किया। ये पिछली बार के 72% से ज्यादा भी जाएगा या नहीं। अब 13 मई को नतीजों के दिन जब ईवीएम खुलेगी तो पता लगेगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच अलग अलग चैनलों ने जो एग्जिट पोल कराए हैं उनके नतीजे बहुत ही दिलचस्प तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक 10 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें से 6 एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाते दिख रहे हैं। तो अगर एग्जिट पोल की माने तो आज कांग्रेस पार्टी बहुत खुश होगी, क्योंकि 6 एग्जिट पोल 10 में से 60% स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी की तरफ, जबकि 2 एग्जिट पोल पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बताते दिख रहे हैं और 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कि त्रिशंकु विधानसभा यानी कि हंग मैंडेट दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एग्जिट पोल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। और इससे पहले जैसे कि हम ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, मैं यहां पर स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूं प्रोफेसर संजय कुमार का भी। प्रोफेसर कुमार, ये कुछ एग्जिट पोल हैं जो कि बीजेपी कांग्रेस को माफ कीजिएगा, सी वोटर दे रहा है 100 से 112, एक्सिस माई इंडिया दे रहा है 122 से 140, इंडिया टीवी सीएनएक्स 110 से 120, टुडे चाणक्य 120, टाइम्स नाउ ईटीजी 113, जी न्यूज मेट्रीज 103 से 118। तो 6 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिनको अगर आप देखें तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है एक बात तो स्पष्ट है संकेत, कि जो एग्जिट पोल बीजेपी की भी बढ़त दिखा रहे हैं या हंग असेंबली की ओर इशारा कर रहे हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल में अगर वोट शेयर का अनुमान बताते तो सभी कांग्रेस का वोट बीजेपी से ज्यादा दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि कुछ एग्जिट पोल जो लोग कर रहे हैं, शायद मैं आपको बता दूं, टुडेज चाणक्य ने ये फिगर रिवील किया है और एक्सिस माई इंडिया ने भी, वो 42 और 42.5% कांग्रेस को दिखा रहे हैं। हाँ। नहीं, आप जिन 2 एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं वो तो सीटें बहुत दिखा रहे हैं कांग्रेस को, तो लाजमी है कि उनका वोट शेयर कांग्रेस के लिए जरूर ज्यादा होगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जिट पोल जो हंग असेंबली की ओर इशारा कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त हो सकती है, शायद इन एग्जिट पोल के भी वोट शेयर के आंकड़ों में कांग्रेस आगे होगी। लेकिन कुछ एग्जिट पोल जिन्होंने किया है उनके वोट शेयर जिस तरह से आए हैं, सीटों में जब उन्होंने परिवर्तित किया तो वो बिल्कुल उसको मॉडरेशन नहीं कर रहे हैं और इसी के लिए सीटें कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे शायद एग्जिट पोल हैं वो पास्ट इलेक्टोरल हिस्ट्री को देख रहे हैं कर्नाटक में, क्योंकि संकेत याद होगा आपको, कर्नाटक में अगर आप पिछले 3-4 इलेक्शंस को देखें, कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले। पिछले चुनाव को देख लीजिए, 38% वोट, सीटें आई 80, और कांग्रेस को 36, बीजेपी को 36% वोट और सीटें आई 104। सही बात है। उसके पिछले भी चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। इसी के लिए जो कुछ एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो बहुत ढुलमुल जैसे हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, क्योंकि वो शायद अस्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं कि कांग्रेस शायद वोट शेयर ज्यादा लेके भी सीटें में बढ़त ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। सही बात है, सही बात है। तो 10 एग्जिट पोल में से एक बार फिर से आपको ये शुरू से दिखाते हैं, कर्नाटक में किसकी सरकार। 10 एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, जिसमें से 6 एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार है, 2 एग्जिट पोल में बीजेपी की बहुमत है और 2 में त्रिशंकु विधानसभा, यानी कि वहां पर और कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब किसी की सरकार स्पष्ट रूप से आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जो प्रोफेसर कुमार अभी बता रहे थे कि इसमें से बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि ये नहीं बता रहे हैं कि वो किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं, वोट शेयर कितना दे रहे हैं, क्योंकि उसी से गणित समझ में आती है। बिल्कुल, मुझे लगता है जब भी आप कोई पोल करते हैं, चाहे वो एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल है, हम लोगों से क्या पूछते हैं? हम पूछते हैं आपने किस पार्टी को वोट देने का मन बनाया है, या एग्जिट पोल में ये पूछते हैं अभी अभी जो चुनाव हुआ इसमें आपने किस पार्टी को वोट दिया। वोट शेयर का अनुमान किया जाता है और उस अनुमान के आधार पे उसको सीटों में तब्दील की जाती है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन करते हैं। जब तक आप वोट शेयर नहीं बताते, शायद ना तो हमें सर्वे की क्वालिटी का पता चलता है और न ही ये पता चलता है कि सीटों के हिसाब से तो एक पार्टी आगे दिख रही है, लेकिन वोट शेयर कितना है, मुझे लगता है ये बहुत अहम है। हर सर्वे को, या वो एग्जिट पोल हो, सर्वे हो, ये जरूर है कि उन्हें वोट शेयर अनुमान जरूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल। दर्शकों को यह भी बता दें कि 2 जो एग्जिट पोल हैं जो कि बीजेपी की सरकार बना रहे हैं प्रोफेसर कुमार, उसमें से एक है न्यूज नेशन सीजीएस
और एक है सुवर्णा जन की बात, और त्रिशंकु विधानसभा जो 2 पोल बता रहे हैं, एक है रिपब्लिक टीवी का पोल और दूसरा है TV9 भारतवर्ष। तो ये 2 बीजेपी को जिता रहे हैं, 2 हंग मैंडेट और 6 ऐसे हैं जो कि एक तरीके से स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अब मैं आपसे एक सवाल प्रोफेसर कुमार ये जानना चाहता हूं कि चलिए ये तो सर्वेक्षण या जो एग्जिट पोल है उसके बारे में या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी स्टडी है, लेकिन जमीन पर अगर हम ये मानते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा अगर लगा देते हैं कि अगर ये एक ट्रेंड है, बिल्कुल, तो ये क्या दर्शाता है? ये वही एग्जिट पोल के जो अभी अनुमान आ रहे हैं या आप उसको जो कह लें, ये उसी ओर इशारा कर रहे हैं जो जब CSDS लोकनीति ने NDTV के साथ सर्वे किया था अप्रैल के आखिरी वीक में, और बिल्कुल कहूं 22 से लेकर 28 तक, या यूं कहें बजरंग बली और बजरंग दल की कंट्रोवर्सी से पहले। हाँ, तो ये लग रहा है कि उस समय जो हमें आकलन मिला था कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। कांग्रेस को कंफर्टेबल लीड थी बीजेपी के ऊपर, जिसका आपने जिक्र किया, बजरंग बली और तमाम चीजों का प्रधानमंत्री ने पुरजोर प्रचार किया पिछले 10 दिनों में, लेकिन शायद उसका बहुत असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा वोटरों के मन पर। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ज्यादा एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त दिखाते, लेकिन कम से कम जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, 10 में से 6 एक तरफ कांग्रेस की तरफ, 10 में से 2 बीजेपी की तरफ, और 2 ये कह रहे हैं कि हंग असेंबली का अनुमान है। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, अगर बजरंग बली, बजरंग दल, ये विवाद ना होता, जिसको अभी जफर इस्लाम हमारे यहाँ आए थे, बीजेपी के सांसद हैं, उनका यह कहना था जब कांग्रेस लूज बॉल डालेगी तब तो हम छक्का मारेंगे, ये उनका विश्लेषण है। तो जाहिर सी बात है कि इसका पूरी तरीके से राजनीति में उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपका विश्लेषण क्या है प्रोफेसर कुमार? आपको लगता है कि अगर ये लूज बॉल कांग्रेस ना देती और बीजेपी ना इस पे छक्का मारती तो क्या ये मार्जिन और ज्यादा वाइड होता? मुझे लगता है क्या बीजेपी ने कवर अप किया है थोड़ा? नहीं, मुझे लगता है इररिलेवेंट हो गया वो लूज बॉल। कई बार होता है, लूज बॉल होता है और बैट्समैन मारने की तो कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। तो ये लूज बॉल कुछ मतलब ये जो मुद्दा है ना तो बीजेपी के पक्ष में गया ना कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल सा रहा। तो मैं नहीं मानता कि अगर ऐसा लूज बॉल कांग्रेस नहीं फेंकती तो शायद कांग्रेस का विक्ट्री मार्जिन और बड़ा हो सकता था। मुझे नहीं लगता इसका कोई असर। अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए अगर जेडीएस का सपोर्ट लेना हो तो आपको क्या लगता है कि जेडीएस के लिए ज्यादा सही क्या होगा कि वो कांग्रेस के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं? क्योंकि अगर आप इस गणित को देखें तो रेंज इस तरीके से दी है, कुछ तो बहुत क्लियरली कांग्रेस को लीड में दिखा रहे हैं। मतलब वो जो 113 का जादुई आंकड़ा है, कुछ ऐसे पोल हैं जो कि वो शुरू ही रेंज 120 से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे 100, 112 इस तरीके से भी है। ऐसे में अगर जेडीएस का साथ मिल जाए तो बीजेपी भी अपने आप को एक पोल पोजीशन में हो सकता है देख सके। बिल्कुल, अगर हंग असेंबली होगी, और हंग असेंबली की सूरत तो तभी होगी जब कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, और वैसी स्थिति में तो हम सब जानते हैं संकेत की मैनिपुलेशंस या आपकी स्किल्स कितनी है कि आप दूसरे एमएलए को अपनी ओर मिला सकें। बीजेपी को इसमें महारत हासिल है, हमने पिछले कई चुनाव में देखा है। तो यही कर्नाटक में ही, हाँ, कर्नाटक में भी हमने देखा और मध्य प्रदेश में देखा, पूरी सरकार बदल गई। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तब देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद तो सब यही करते हैं कि बीजेपी को इसमें महारत हासिल है। जाते जाते एक सवाल आपसे मैं फिर पूछ दूं, आपके हिसाब से जो अभी तक मेथोडोलॉजी आप समझ पाए हैं इन पोल्स की, जो लोग जो आंकड़े रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो उसमें आप मतलब कितना सटीक देखते हैं जिस तरीके से ये पोल किए गए हैं? जैसे एक आपने वोट शेयर वाली बात तो बता दी, आपने कहा मेथोडोलॉजी को मैं कितना सटीक मानता हूं। अगर आप डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स लेके जाएंगे तभी तो डॉक्टर ये बता पाएगा कि आपका बुखार किस वजह से है, क्या कारण है, मलेरिया है कि कोई और दूसरी बीमारी है, टाइफाइड है या कोरोना है जिसका आजकल जितना जिक्र हो रहा था। जब रिपोर्ट ही नहीं होगी सामने में तो डॉक्टर क्या बताएगा? वो ये सिर्फ ये कह सकता है कि आपको बुखार है, कारण में नहीं बता सकता। आप जिस एक्यूरेसी या मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब तक ये पोल्स हमारे सामने मेथोडोलॉजी नहीं बताएंगे हम इसके बारे में कुछ कहने के लिए सक्षम नहीं है। बिल्कुल, इसमें से जो 2 बड़े पोल हैं जो कि साफ साफ तौर पर कांग्रेस को लीड में दिखा रहे हैं या जिता रहे हैं, उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी भी बताई है और उन्होंने अपना वोटिंग परसेंटेज भी बताया है।
बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोल्स हैं जो कि या तो त्रिशंकु सरकार बता रहे हैं या फिर बीजेपी की बढ़त बता रहे हैं। उसमें ये चीज जो फैक्चुअल बात हम बताएं वो अभी ये चीज सामने नहीं आई। मुझे लगता है दो चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए, वोट शेयर और मेथोडोलॉजी। कम से कम आप अपनी मेथोडोलॉजी का जिक्र करें, सैंपल साइज, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, और वोट शेयर तो मैंडेटरी होना चाहिए। किस आधार पर? अब एक क्लासरूम है, 100 बच्चे हैं और बिना मार्क्स बताए हुए अगर टीचर ने कह दिया बच्चा ए और बच्चा डी ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 हैं, मार्क्स बताया नहीं आपने, कौन उस पर भरोसा करेगा? कम से कम वोट शेयर तो बताएं। वोट शेयर बताने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा पोल जो है हमें ज्यादा एक्यूरेट दिख रहा है। आखिरी सवाल, ओपिनियन पोल जो सीएसडीएस और एनडीटीवी ने किया था उसमें जिस तरीके के जवाब आ रहे थे, आपको लगता है कि अधिकांश पोल उसी दिशा में लेकर के गए हैं, उसी विश्लेषण पर लेकर के गए? अधिकांश उसी दिशा में जा रहे हैं। कुछ पोल उससे ज्यादा करीब दिखते हैं जो कांग्रेस को जरा ज्यादा बढ़त दिखा रही है। मुझे लगता है जो हमने आखिरी अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जो ओपिनियन पोल किया था उसी डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है। ठीक है, प्रोफेसर संजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ प्रतिक्रिया आई है, जो राजनीतिक दल हैं और उनके नेता हैं उन्होंने बयान दिया है, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री आगे बनना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री थे और जो बड़े रसूखदार नेता हैं कर्नाटक से, सबकी प्रतिक्रिया आई है। आइए एक एक करके सुनते हैं। Exit polls are exit polls, and even these exit polls are going very close finish. So, but our information on ground is very clear that we are going to get 100% complete majority, comfortable majority, and the real poll results will be there on 13th. I think everybody should wait till 13th. You know, my first reaction is I don't believe these numbers because all surveys are telling different numbers. I stand by my number. I will cross 146. There is no doubt. I know the work what we have done, and the people also have confidence on us. They want a change in Karnataka, for a better Karnataka, for a progressive Karnataka, for a corruption-free Karnataka, and it is a global Karnataka. People are highly educated, they are looking at the larger interests. You wait and see after the result. Even now I am 100% confident because I have governed of the state and I know the pulse of the people of Karnataka. Even now I am telling you that we are going to get absolute majority and we are going to form the government. According to me, we are going to get absolute majority. The question of Hangam assembly does not arise at all. Well, I haven't seen the numbers very clearly, but if I am to believe that what people say and what's coming off the exit polls is that the Congress government is going to be in power, and we're very close to forming the government, and I'm sure that once the counting is done on 13th, we will form the government. और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हंगामा बरपा हुआ है, जिसके बाद कई प्रांतों में सेना बुला ली गई है। पेशावर में बुधवार को इमरान समर्थक हिंसक भीड़ ने रेडियो स्टेशन को आग लगा दी। पेशावर रेडियो स्टेशन रेडियो पाकिस्तान के सबसे पुराने रेडियो स्टेशनों में से एक है। इस आगजनी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता गोली चलाते हुए भी नजर आए। जवाब में सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। बिल्कुल मेरे आकब में मौजूद ये वर्कर, ये स्टेट फायरिंग हो रही है। बिल्कुल एक निहत्थे वर्करान पर आप देख सकते हैं पेशावर के ये बासी यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं? हालात पर काबू पाने के लिए, अफवाहों को रोकने के लिए पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा में सेना बुला ली गई है।
ये वही सेना की बात हो रही है जिसके हेडक्वार्टर में कल इमरान खान के समर्थक घुसे चले गए थे। इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए सेना सड़कों पर है। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR का कहना है कि 9 मई को जिस तरह सेना की संपत्ति और ठिकानों को निशाना बनाया गया, उससे ये दिन पाकिस्तान के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर जाना जाएगा। हम लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। इन उपद्रवियों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए देश की भावनाओं को भड़काया। इमरान खान को कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक केस में पेशी से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि NAB ने गिरफ्तार किया था और उन्हें इस्लामाबाद के सिविल लाइंस पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया, जहां उनकी ये तस्वीर सामने आई, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सिविल लाइंस पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही केस की सुनवाई के लिए NAB की विशेष अदालत लगी, जिसने इमरान खान को 8 दिन के लिए NAB की रिमांड पर भेज दिया, यानी कि उनको बेल नहीं मिली। हालांकि NAB ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी। हुकूमत को जो जरूरत हो वो पूरी करे, इसलिए जो उन्होंने मुतालबा किया था फौज बुलाने का वो पूरा कर दिया गया है। कानून हाथ लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में अमन को इंश्योर करने के लिए वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारियां वो पूरी। कोर्ट में अपनी दलील के दौरान इमरान खान ने अपने साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया। खाना पीना ना देने, बाथरूम ना जाने देने और इंसुलिन खुराक ना देने का आरोप लगाया। सारी रात उनको जगाया रखा गया। नेब के अमले के हवाले से कि उनका रवैया कैसा है, खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन रात को 3 बजे पुलिस लाइन में उसको लाया गया था। पुलिस की रवैये के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के रवैये के हवाले से शिकायत कि एक गंदा कमरा दिया गया था उनको, कोई एक चटाई दी गई थी, कोई पलंग या कोई बेड नहीं फराहम किया गया। हालांकि इस्लामाबाद में सुनवाई से पहले इमरान खान की ओर से उनकी पार्टी PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उन्होंने भी गिरफ्तारी को अवैध मानने से इनकार कर दिया। जिस सिविल लाइंस पुलिस हेडक्वार्टर में इमरान खान को रखा गया है, वहीं पर तोशाखाना मामले की भी सुनवाई हुई। इस केस में इमरान खान पर आरोप तय कर दिए गए हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक इमरान खान ने अभियोग तय किए जाने का विरोध किया और कागजात पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि इससे इमरान की मुश्किल कम नहीं होने वाली। इमरान समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के बाद से सेना मुख्यालय, कोर कमांडर के घर, कई अन्य सैन्य ठिकानों पर हमले और आगजनी की है और अब इन मामलों में उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ आतंकी धाराओं में मुकदमे की तैयारी है। माना यह भी जा रहा है कि मौजूदा सरकार और सेना मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आतंकी संगठन करार दे सकते हैं, यानी कि इमरान खान की पार्टी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की जा सकती है पाकिस्तान की सरकार और आर्मी द्वारा। मरियम नवाज शरीफ राजनीतिक मंचों से ऐसी मांग करती रही हैं। उधर PTI के वाइस चेयरमैन, यानी कि जो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने सेना को बुलाकर गलत कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ दाखिल हो चुकी है। मेरी कारकुनों से जो गुजारिश है, एहतजाज जारी रखिए लेकिन पुरअमन रहिए, कानून का एहतराम कीजिए, कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन हौसला पस्त नहीं होना। उधर पाकिस्तान के हालात पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देशों की निगाह है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो भी कानून है और कानून के शासन के तहत हो और संविधान सम्मत हो। With regard to Pakistan, of course, I've seen the reports that you've alluded to, and we just want to make sure that whatever happens in Pakistan is consistent with the rule of law, with the Constitution. पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने हालात को देखते हुए 10 मई से अपने सभी कॉन्सुलर एम्प्लॉयमेंट स्थगित कर दिए हैं
और अपने नागरिकों और कर्मचारियों से कहा है कि अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत रहें, भीड़ भरे इलाके में ना जाएं, अपने आई कार्ड अपने साथ रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के आग्रहों पर अमल करें। तो ये पूरा मामला है पाकिस्तान का। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और आप तक लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी लेकर के आएंगे। अब रुक करते हैं एक और खबर का, और एक बहुत जरूरी खबर, और ये आपको जानना जरूरी है। फर्जी डॉक्टरों से आप सावधान रहिए। देश की बात अगर करें तो देश के दूर दराज इलाकों में इलाज के नाम पर फर्जी डॉक्टर यानी कि झोला छाप डॉक्टरों के पकड़े जाने की खबरें तो आए दिन सामने आती ही रहती हैं और ये आपको मिली भी होंगी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दिल्ली के बिल्कुल करीब भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली से लगे हरियाणा के गुरुग्राम में फर्जी अस्पतालों की यानी कि फेक हॉस्पिटल्स, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, नकली पूरा अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों का एक बड़ा गढ़ साबित होता जा रहा है। यहां पिछले 3 महीने में ऐसे 30 फर्जी अस्पतालों का भंडाफोड़ हुआ है जहां फर्जी डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे थे। ये फर्जी डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को देख रहे थे, उन्हें इंजेक्शन लगाने के लिए ड्रेसिंग कर रहे थे, प्लास्टर लगा रहे थे और यहां तक कि कई मामलों में डिलीवरी तक करा चुके थे। इनमें से कई तो सिर्फ 12वीं पास थे। अब आप सोचिए, 12th का बच्चा डॉक्टर बना हुआ है, इंजेक्शन दे रहा है, पट्टियां लगा रहा है। ऐसे कई अस्पतालों को सिर्फ मैट्रिक पास लोग चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के छापामार दस्तों की कार्रवाई में से यह हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आया। ये सीएम फ्लाइंग वालों को सूचना मिली थी और उन्होंने हमारे ऑफिस से कहा था कि भाई एक टीम बना दी जाए। तो हमने एक टीम बना दी थी, एक मेडिकल अफसर के साथ, चिकित्सा अधिकारी के साथ जी। और वो टीम यहाँ पे आई थी। जब यहाँ पे उन्होंने जांच की तो सब कुछ देखा तो उनको पता लगा कि भाई यहाँ पे है ना अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। जिन अस्पतालों पर छापे डाले गए उनमें से कई तो मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों के पैनल तक पर शामिल थे और उनके जरिए मरीजों के दावों का भुगतान भी पास किया जा रहा था। अब आप सोचिए ये किस तरीके का रैकेट है कि मैं इलाज करा रहा हूं, फर्जी डॉक्टर से करा रहा हूं, 10th 12th पास डॉक्टर से करा रहा हूं और मेरा इंश्योरेंस क्लेम भी अप्रूव हो रहा है। छापामार दस्तों के मुताबिक फर्जी अस्पतालों में ज्यादातर पालम विहार, बिलासपुर, खेड़की डौला, चक्करपुर, मानेसर, इन सब इलाकों में ये अस्पताल चल रहे। इन इलाकों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की भारी तादाद रहती है जो देश के दूसरे इलाकों से काम करने के लिए गुरुग्राम आते हैं। इनमें आसपास के रिहायशी इलाकों में घरों में काम करने वाले लोग भी रहते हैं। ये लोग अपने इलाज के लिए बड़े अस्पतालों का खर्च सहन नहीं कर सकते और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये फर्जी डॉक्टर। झोला छाप भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि व्यवस्था तो देखिए, प्रॉपर अस्पताल की बिल्डिंग, उसमें बाकायदा प्लस का साइन, अंदर अलमारी में इस तरीके से डब्बे, सेवलॉन की बोतल, डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगा करके बैठे हैं, कोई आ रहा है उसको पूरा इलाज कर रहे हैं। ये कैसे मालूम लोगों को कि ये तो 12th पास है, मैट्रिक पास है? ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। और ये सारे अस्पताल जो हैं ये आसपास वहां पर कुकुरमुत्ते की तरह मशरूमिंग इनकी हो गई। मजदूर कम कीमत पर इलाज के लिए यहां आते हैं और फर्जी डॉक्टरों का शिकार बनते हैं। ये अस्पताल मजदूरों का फायदा उठाने के लिए उन्हें किश्तों में भुगतान भी करने देते हैं। सोचिए, इलाज का भुगतान ईएमआई से। ये जो न्यूज है, हम लोग हमेशा जो अनक्वालिफाइड जो डॉक्टर्स जो सो कॉल्ड है उनके सामने हमने मिक्सोपैथी हो या उसके लिए झोला छाप डॉक्टर हो तो दिल्ली में हुई, काफी कंप्लेंट भी कर दी है, सब जगह पे सब काउंसिल में कंप्लेंट करते हैं। लेकिन ये जो हॉस्पिटल चलाने वाले हैं उसको लाइसेंस कैसे मिल सकता है? और लाइसेंस आजकल कोई भी हॉस्पिटल चलाना बहुत डिफिकल्ट है, सब उसके लाइसेंसेस लगते हैं। तो ये लाइसेंसेस पास करने वाली तो गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट ने इसको अच्छी तरह से चेकिंग करना चाहिए। और IMA डेफिनेटली रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को, रिस्पेक्टिव लोकल जो मतलब पुलिस है या कोई कॉर्पोरेशन है वहां कंप्लेंट करते रहती है डॉक्टर्स के बारे में। तो ये गवर्नमेंट का काम है इनके ऊपर नजर रखना। IMA
कंप्लेंट खाली कर सकते हैं, लेकिन कोई चेकिंग नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट लॉ, एंटी क्वैकरी लॉ लाना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन वो जब तक वो लॉ नहीं लाएंगे तभी ऐसे किस्से होते रहेंगे। कितने जगह पे आईएमए ने, लोकल कॉरपोरेशन है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एंटी क्वैकरी लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्वैकरी, ये एक टाइप की क्वैकरी हो गई कि जो अनक्वालिफाइड पर्सन हॉस्पिटल खोल के बैठा है और दे रहा है, कुछ हादसा हो रहा है। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट का और पुलिस का और लोकल एजेंसीज का, जैसे लोकल उनका पुलिस और गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, एफडीए, फूड एंड ड्रग कमिश्नर है, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, डीजीएचएस है, उनका काम है ये नजर रखना और लाइसेंस देना। तो वो लाइसेंस नहीं देंगे तो हॉस्पिटल खोलेंगे कैसा? तो ये आईएमए एक्शन नहीं ले सकती है, गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए। गुरुग्राम ही नहीं, देश भर से इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान पर भारी पड़ते हैं। अखबारों और न्यूज वेबसाइट्स पर आए दिन इस तरह की खबरें छपती रहती। इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश के भदोही में 48 साल की एक महिला पत्ती देवी की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि एक झोला छाप डॉक्टर ने महिला को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक गांव में 40 साल की, करीब 43 साल की एक महिला उर्मिला देवी की एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी के बाद मौत हो गई। गुड़गांव की जो न्यूज आई है, ये सिर्फ एक छोटा उदाहरण है कि आज हमारे देश में प्राइवेट अस्पतालों की और प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की क्या परिस्थिति है। और गुड़गांव में ये सिर्फ एक सेक्टर में, गुड़गांव के सेक्टर 28 में करीब करीब 30 हॉस्पिटल्स ऐसे पाए गए जहां पे कि उनके जो डॉक्टर्स वहां पे मौजूद थे वो क्वालिफाइड नहीं थे, और बाकी भी उनके पास बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशंस वाला स्टाफ नहीं था। तो अगर आप देखें तो गुड़गांव जो है, हरियाणा के सबसे ज्यादा प्राइवेट अस्पताल ये गुड़गांव में है। हरियाणा में लगभग 1300 एलोपैथिक प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसमें से करीब करीब 590 सिर्फ गुड़गांव एक डिस्ट्रिक्ट में है। यानी कि पूरे राज्य के 45% जो प्राइवेट अस्पताल हैं सिर्फ गुड़गांव में है। और गुड़गांव में ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं, इनमें से अधिकतर ये जनरल हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर कि 10, 15, 20 बेड वगैरह रहते हैं। और यहाँ पे गुड़गांव में 2018 से वैसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया गया है, जिसका काम है प्राइवेट अस्पतालों का नियंत्रण करना, उनका नियमन करना। लेकिन इस एक्ट का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना वीक है, हम इससे देख सकते हैं कि अभी भी हरियाणा में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का, सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यानी कि उनका नाम दर्ज कर लिया जाता है रजिस्टर में, उनको उनका नाम आ जाता है, लेकिन एक्चुअली उस अस्पताल में क्या परिस्थिति है, वहाँ बेड्स क्या है, वहाँ फैसिलिटीज क्या है, वहाँ डॉक्टर्स के क्वालिफिकेशंस क्या है, इसको अभी जांचने की कोई खास प्रक्रिया की नहीं गई है। तो एक तरफ कमर्शियलाइजेशन इतना बढ़ गया है, हरियाणा के 2/3 जो से ज्यादा हॉस्पिटल्स प्राइवेट अस्पताल है। हरियाणा में करीब करीब 67% लोग जब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए केयर लेते हैं तो प्राइवेट अस्पतालों में जाके लेते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा है, उसको बढ़ने दिया गया है, लेकिन उसका रेगुलेशन नहीं किया गया है। और इस वजह से ये परिस्थिति दिखाई पड़ रही है कि तमाम प्रकार के ऐसे अनक्वालिफाइड या जिनके पास जिस प्रकार की फैसिलिटीज चाहिए और जिस प्रकार का स्टाफ चाहिए, ऐसा फैसिलिटीज न रहने वाले भी प्राइवेट अस्पतालों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसका सलूशन यही है कि प्राइवेट अस्पतालों का नियंत्रण प्रभावी तरीके से होना चाहिए, सिर्फ गुड़गांव में नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों में और दिल्ली के आसपास का, क्योंकि ये क्षेत्र है गुड़गांव का दिल्ली से लगा हुआ, तो यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन भी ज्यादा है और उसके साथ साथ में इस प्रकार के जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनकी संख्या भी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, यदि दिल्ली के बगल में प्राइवेट अस्पतालों की ये स्थिति है तो देश के दूर दराज के इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में और अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी। फर्जी डॉक्टरों या नीम हकीम का ये जो मुद्दा है इतना गंभीर है कि पिछले साल 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना तक ये कह चुके हैं कि
क्वैकरी यानी कि नीम हकीमी भारत का सबसे बड़ा रोग है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि समय की जरूरत है कि इलाज के नाम पर लोगों को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अस्पताल कंपनी की तरह चल रहे हैं और उनका जोर समाज सेवा से ज्यादा मुनाफा वसूली पर है। पिछले ही साल जुलाई महीने में नीम हकीमी और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने राज्य मेडिकल काउंसिलों से यह कहा कि वो एक अधिकारी नियुक्त करें जो नीम हकीमों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट या अन्य संस्थाओं में शिकायत दर्ज करा सके। नेशनल मेडिकल काउंसिल के 14 जुलाई के सर्कुलर के मुताबिक एनएमसी एक्ट 2019 कहता है कि सेक्शन 34 के तहत गैर रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा मेडिकल प्रैक्टिस एक दंडनीय अपराध है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 1 साल की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एंटी क्वैकरी सेल ऐसे नीम हकीमों पर निगाह रखती है। IMA के मुताबिक वो इस मामले में 3 तरह के नीम हकीम देखती है। एक वो जिसके पास कोई मेडिकल योग्यता नहीं, दूसरे वो डॉक्टर जो वैकल्पिक सिस्टम जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी या एलोपैथी सिस्टम में प्रशिक्षित हैं लेकिन एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा वो जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इंडो एलोपैथी सिस्टम में प्रैक्टिस करते हैं जिनकी भारत में कोई मान्यता नहीं। लेकिन यही एक पेंच भी है, खास तौर पर दूसरी श्रेणी के डॉक्टरों को लेकर जो वैकल्पिक सिस्टम जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथी सिस्टम में प्रशिक्षित हैं लेकिन एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। इलाज के ये वैकल्पिक तरीके भारत में काफी प्रचलित हैं और करोड़ों लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन सिस्टम हजारों साल से आ रहे हैं, परंपरागत ज्ञान का भंडार हैं और काफी प्रभावी भी माने जाते हैं। लेकिन समस्या यहां तब आ रही है जब आयुर्वेद, यूनानी या एलोपैथी जैसे वैकल्पिक माने जाने वाले सिस्टम के डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगते हैं। और इसी को लेकर के लगातार लड़ाई भी चल रही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में और उन्होंने सरकार से भी कई बार सवाल उठाए। IMA इसका विरोध करती है लेकिन इसे लेकर सरकार की सोच कुछ और है। इस पर ज्यादा बात करने से पहले यह जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर के क्या आदेश दे चुका है। हमें मई 1996 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश मिला। मई 1996 में पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे सिस्टम में मेडिसिन प्रैक्टिस करता हो जिसमें उसे मान्य योग्यता या ज्ञान हासिल ना हो, उसे नीम हकीम माना जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और कोई नहीं। अक्टूबर सन 98 में मुख्तियार चंद बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही था। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इन्हीं फैसलों का अनुसरण करते हुए सरकार के कुछ ताजा फैसलों का विरोध कर रहा है जिनमें उन डॉक्टरों को भी एलोपैथी प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जा रही है जो आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी या होम्योपैथी जैसे ऑल्टरनेटिव सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के 20 नवंबर 2020 को इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल PG आयुर्वेद एजुकेशन रेगुलेशंस 2016 में इसी से जुड़ा हुआ एक संशोधन किया। इसमें आयुर्वेद की शल्य और शल्य विधाओं में शिक्षा ले रहे पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 58 तरह की सर्जरी में प्रशिक्षित करने की बात कही गई जिसे वो बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं यानी कि मुख्य धारा में आ सकते हैं और इनको जोड़ करके आप डॉक्टर स्ट्रेंथ बनाएं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ये एक नई तरह की गैर कानूनी मिक्सोपैथी तैयार करने की एक कोशिश है जो कि गलत है।
देश में एलोपैथिक डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन को इस बात पर जोर देना चाहिए कि दोनों तरह के इलाज अलग अलग हैं और दोनों का घालमेल नहीं करना चाहिए। यह एक जरूरी चीज है जिसके बारे में सरकार को भी सोचना होगा और इसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि यह एक बड़ी जंग है, यह एक बड़ी बात हो रही है, चाहे वो एक तरीके का डॉक्टर हो या दूसरे तरीका का डॉक्टर हो। जो गुरुग्राम में हुआ और जो तस्वीरें सामने आई वो आप ये जान लीजिए कि वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है कि 10th पास 12th पास इस तरीके के लोग डॉक्टर बन जाएं और लोगों का इलाज करें, और तो और इंश्योरेंस कंपनी पैनल में भी आ जाए। ये किस तरीके की जांच हो रही है? क्या मुनाफाखोरी को इस लेवल तक लिया जा रहा है? हम लगातार ये रिपोर्ट्स आप तक लेकर के आएंगे। और अब रुक करते हैं एक और खबर का। मॉरिशस के वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सिरत्तन ने अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोप को झूठा बताया। उन्होंने मॉरिशस की संसद में एक बयान दिया है और उस बयान को देते हुए कहा कि मॉरिशस में शेल कंपनियों के होने का आरोप बेबुनियाद और झूठा है। मॉरिशस में शेल कंपनियों की इजाजत नहीं है। सारी ग्लोबल कंपनियों को यहां के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। यहां किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने तमाम कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है और हम संतुष्ट हैं कि वो कानूनों पर अमल कर रही है। हिंडनबर्ग ने करीब 3 महीने पहले आरोप लगाया था कि अडानी समूह मॉरिशस के कानून का पालन नहीं कर रहा और शेयर प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है। मॉरिशस के मंत्री का साफ कहना है कि उनके यहां कोई ऐसी कंपनी नहीं। Hindenburg report cannot be read in isolation, particularly in the light of the rebuttal report from the Adani Group. As of now, all the inquiries that have been carried out and reports that have been requested from those companies that are managing those companies, those global companies, so far there has been no breach that has been found. और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी सीरीज मेरे घर की कहानी। हमने आपको इस सीरीज में पहले दिखाया है कि किस तरीके से लोग कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि उनको फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है, मीटिंग दर मीटिंग हो रही है। 10-10, 12-12, 15-15 साल से लोग अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। दोहरी मार, इधर EMI दे रहे हैं, उधर किराए पे रह रहे हैं। ये समस्या खत्म नहीं हुई है इतने सालों से, दशकों से। तो क्या अब केंद्र सरकार दिला पाएगी फ्लैट? बने रहिए खबरों की खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों लाखों लोग आज भी बिल्डरों की मनमानी और धोखाधड़ी के कारण सालों पहले अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा चुका देने के बावजूद अपने मकान में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहते। अब केंद्र सरकार ने मामला हाथ में लिया है और कहा है कि घर खरीदारों को समयबद्ध तरीके से उनका मकान देने की प्रक्रिया का काम चल रहा है। लेकिन क्या केंद्र सरकार ये काम पूरा कर पाएगी? किराया भी, EMI भी और लीगल फीस भी। जी जी जी, मतलब मकान तो मिला ही नहीं है। ये 3 चीजें नहीं मिला, वो तो हम अपने मतलब जो पास में है तो वो भी हम गंवाने पे हैं। योगी जी और मोदी जी से एक उम्मीद करते हैं कि जैसे राम मंदिर बन गया तो ऐसे ही हमारा यही मंदिर हमारा है। हमारे जो यहाँ पे बायर्स भाई हैं, हमारी जो दुकान है, अगर ये बन के मिल जाए तो ये भी हमारे मंदिर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 के अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट में बिल्डर ने 2011-12 में खरीदारों को उनके फ्लैट्स का सपना दिखाया था। 3 साल में इस सपने को पूरा करने का वादा किया और ज्यादातर पैसा भी ले लिया। लेकिन 11-12 साल बाद 2023 में भी हकीकत ये है। 2011-12 में ज्ञानेश सिंह ने इसी प्रोजेक्ट में
3 बेडरूम फ्लैट बुक कराया। करीब 70% पैसा भी चुका दिया, लेकिन बिल्डर ने जो फ्लैट 2015 में देने का वादा किया वो 2023 में भी नहीं दे पाया है। लिहाजा बराबर के अपार्टमेंट में किराए पर रह रहे हैं, EMI भी चुका रहे हैं और किराया भी, साथ ही बिल्डर के खिलाफ अदालती कार्यवाही की कीमत भी। 11 साल हो गए सर, 11 साल हो गए, लेकिन स्टेटस जो यहाँ पे जैसे था, थोड़े बहुत बीच में जो काम कराए थे 5% का वही बढ़ा था, अदर वैसे ही है। अवधेश भाटी की तो यहीं पर खेती की जमीन हुआ करती थी, जिसका अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किया था। मुआवजे के पैसे से 3 भाइयों ने बिल्डर से 3 दुकानें खरीदी और ज्यादातर पैसा भी दे दिया, लेकिन स्थिति ये है कि इनकी जमीन तो गई ही, दुकान भी नहीं मिली और पैसा भी 10 साल से फंसा हुआ है। हमारे यहाँ पे जमीन एक बार होती है, हम तो किसान थे सर, तो हमने सोचा कि चलो भाई अपना रोजगार के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना काम मिलेगी। 3 भाई, तीनों की दुकान यहाँ पे ले दिया। अच्छा। लेकिन इन्होंने सर जो पुराने ये जो अर्थ टाउन वाले बिल्डर थे, इन्होंने ऐसा फ्रॉड करा कि 95% पेमेंट 2 दुकानों की और एक दुकान की 100% पेमेंट लेके, और ये लोग फरार हो के, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, और 100 रिटर्न का इन्होंने लालच दिया था कि 100 रिटर्न मिलेगा आपका। 2015 में बोला था कि 2015 तक आपको पोजीशन मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए हमारी कॉमर्शियल का क्या हाल है, यहाँ पे मछली पालन खुल रहा है। खरीदार बताते हैं कि पहले इस प्रोजेक्ट के 4 डायरेक्टरों को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में प्रोजेक्ट को दूसरी कंपनी को सौंपने की मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी देनदारी मांगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और आज तक लंबित पड़ा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आज भी ऐसे हजारों लोग सालों से अपने मकानों और दुकानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के हिसाब से समस्या कुछ अलग जरूर हो सकती है, लेकिन कहानी लगभग सबकी वही है कि बिल्डर ने पैसा तो लिया लेकिन मकान दुकान नहीं दिया। लेकिन पिछले कुछ समय में सरकारें, अथॉरिटी सख्त हुई हैं। खरीदारों की रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में शिकायत के आधार पर रेरा ने नोएडा प्रशासन को बिल्डरों से पैसा वसूलने अन्यथा कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद रुद्र बिल्डवेल होम्स, जतस्या बिल्डर और अंतरिक्ष बिल्डर के मालिकों की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है, जबकि जेपी एसोसिएट्स, लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और महागुण इंडिया के दफ्तर सील करने के आदेश जारी हुए हैं। सोमवार को ही सुपरटेक के मालिक RK अरोड़ा को नोएडा प्रशासन ने बकाया वसूली संबंधित बातचीत के लिए बुलाया भी था। इस पूरी समस्या के समाधान के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है, जो सभी पक्षों से बात करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि ये समिति एक टाइमलाइन बनाएगी, जिसके तहत अगर एक निश्चित समय पर खरीदारों को उनका मकान नहीं मिलता तो सरकार बिल्डर पर आगे की कार्रवाई करेगी। रुके हुए प्रोजेक्ट को लेकर जो कमेटी है, उसको लेकर मैं टाइम टेबल चाहता हूँ। एक टाइम टेबल बनाया जाए और बताया जाए। हमको ये सब कुछ एक टाइमलाइन में डालना चाहिए। अमिताभ कांत के पास और भी बहुत काम है, लेकिन मैं उनको पूरे नंबर देता हूँ। वह कल मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन टाइमलाइन बनाने की जरूरत है कि कितनी देर में खत्म करने हैं, ताकि एक बार पहचान कर लें तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर सकें। नेता, अधिकारी, सरकारें, अथॉरिटी, ये सब कहीं ना कहीं अपना फर्ज निभाने से चूके, इसलिए आज ये हालात बने हैं। लेकिन अब अगर सरकार फिर से उम्मीद की बात कर रही है कि समयबद्ध तरीके से लोगों को उनके मकान मिलने चाहिए और मिलेंगे, तो लोग इस उम्मीद को स्वीकार करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर इस उम्मीद को सकारात्मकता के साथ स्वीकार ना करें तो क्या करें, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। ग्रेटर नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन और सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।